अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। हम तेज़ तेज़ उतर रहे थे और झाड़ियों में पत्थरों को फलंगते हुए जा रहे थे। ये शॉर्टकट रास्ता था। आधे घंटे में हम पहाड़ी की दूसरी जानिब एक सड़क पर निकले। आसमान शोलों से उसी तरह रोशन था। धमाकों की आवाज़ों से इर्द गिर्द की पहाड़ियों में ऐसी गूंज पैदा हो रही थी जैसे सारे इलाके की पहाड़ियाँ आतिशफिशा बनकर फट रही हों। अब दूर से मशीन गन की फायरिंग की आवाज़ें भी आने लगी थीं। भारतीय कैंप के फौजी शायद अंधाधुंध गोलियां बरसा रहे थे। हम सड़क के किनारे किनारे झाड़ियों की ओट में होकर एक दूसरे के आगे पीछे चले जा रहे थे। यह सड़क वही थी जिस पर से भारतीय फौजी कन्वॉय एमुनेशन की सप्लाई लेकर श्रीनगर जाया करते थे। सड़क आगे जाकर नीचे उतराई में उतर गई थी। नीचे वादी शुरू हो जाती थी। यहाँ अंधेरा था। किसी किसी वक्त एमुनेशन के फटते गोलों की वजह से आसमान पर चमक पैदा हो जाती थी जिससे वादी एक लम्हे के लिए रोशन होकर हमें रास्ता दिखा देती थी। श्रीनगर की वादी यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं थी। हम दो कमांडो सड़क की एक जानब और दो कमांडो सड़क की दूसरी जानब चल रहे थे। हमारा रिजर्व कश्मीरी कमांडो जिसके पास स्टेन गन्ने और दस्ती बम थे वो हमसे थोड़ा हटकर इस तरह चल रहा था कि सड़क पर किसी को नज़र नहीं आता था। वो खतरनाक सूरत पैदा हो जाने की सूरत में हमारी हिफाजत के लिए हमसे फासला रखकर चल रहा था। अचानक सामने सड़क के मोड़ पर किसी ट्रक की आवाज़ आई। फिर उसकी बत्तियां नज़र पड़ी। हम जल्दी से सड़क किनारे झाड़ियों की ओट में छुप कर बैठ गए। यह एक फौजी ट्रक था जो पूरी रफ्तार से चला रहा था। उसके पीछे एक और ट्रक आ रहा था। हम झाड़ियों में छुपे देख रहे थे। पूरे 4 फौजी ट्रक थे जिनमें फौजी मशीन गन्ने लगाए खड़े थे। ट्रक बड़ी तेज रफ्तारी से आगे निकल गया। ये उस तरफ जा रहे थे जिधर से धमाकों की आवाज़ें और शोलों की चमक अभी तक आसमान पर बिजली की तरह गूंज रही थी। जब सारे फौजी ट्रक गुजर गए तो हम सड़क को छोड़कर नीचे घाटी में उतर गए। यहाँ से हमारी खुफिया पनाहगाह ज़्यादा दूर नहीं थी। जब हम पनाहगाह में पहुँचे तो हमारे मुजाहिद हुर्रियत पसंद साथी जाग रहे थे। वो धमाकों की हल्की हल्की गूंज सुन रहे थे और आसमान पर चमकती रोशनी को देख रहे थे। हमने जाते ही नारा लगाया, अल्लाह अकबर। पनाहगाह नारों की आवाज़ से गूंज उठी। कमांडर शेरवान ने हम सबको कामयाबी के मिशन से मुकम्मल हो जाने पर मुबारकबाद दी और कहा, अल्लाह की मदद हमारे साथ थी वरना यह टारगेट इतना आसान नहीं था। अब कम अज़ कम 1 महीने तक यहाँ भारतीय फ़ौज की एमुनेशन की ताज़ा सप्लाई नहीं मिल सकेगी और यही हमारा मिशन था। मैंने इस खदशे का इजहार किया कि भारतीय फ़ौज इस तबाही का बदला श्रीनगर के देहात में कश्मीरी मुसलमानों के घरों को आग लगाकर और मासूम कश्मीरियों को शहीद करके ले गया। कमांडर शेरवान बोला, हमें इसके मुकाबले के लिए भी तैयार रहना होगा। अभी तुम लोग सो जाओ, सुबह देखेंगे इंडियन आर्मी क्या करती है और हमें उसके जवाब में क्या कार्रवाई करनी होगी। हम तीनों कमांडो वहीं ज़मीन पर कंबल ओढ़ कर लेट गया। लेटते ही हम नींद की आगोश में चले गए। दिन काफ़ी निकल आया था जब कमांडर शेरवान ने अपने गार से निकलकर हमें जगाया। उसके साथ एक कश्मीरी कमांडो भी था जिसने स्टेन गन उठा रखी थी। कमांडर शेरवान मेरे पास बैठ गया और कहने लगा, आखिर वही हुआ जिसका डर था। इंडियन आर्मी के एक यूनिट के फौजी वादी के देहात में मकानों को मार्टर गनों के फायर से तबाह कर रहे हैं। मैंने कहा, हमें फ़ौरन वहां पहुंचना चाहिए। कमांडर शेरवान बोला, हमारे साथी नीचे सड़क पर जीप में तैयार बैठे हैं, तुम भी नीचे आ जाओ। मैं उसी तरह उठा, कोने में रखी हुई मशीन गन उठाई और अल्लाह पाक के नाम का विर्द करता पनाहगाह से निकलकर घाटी उतरकर नीचे कच्ची पहाड़ी सड़क पर आ गया। यहाँ एक सिविलियन जीप खड़ी थी। उसमें हमारे 5 मुजाहिद आम कश्मीरी शहरियों के लिबास में अपनी लंबी कमीज़ों के अंदर मशीन गन्ने छुपाए खामोशी से बैठे थे। वो एक दूसरे से कोई बात नहीं कर रहे थे। कमांडर शेरवान भी दूसरी तरफ से आ गया। मैं और कमांडर शेरवान भी आम कश्मीरी शहरियों के लिबास में थे। कमांडर शेरवान जीप की ड्राइविंग सीट पर और मैं उसके साथ वाली सीट पर बैठ गया। हमने अपना अपना असला लंबे कश्मीरी कुर्तों के अंदर छुपाया हुआ था। लिबास से हम जंगलाती लकड़ी का कारोबार करने वाले ठेकेदार लग रहे थे। दिन की रोशनी चारों तरफ फैली हुई थी। जीप स्टार्ट हुई और तेजी से पहाड़ी सड़क पर नीचे की तरफ जाने लगी।
पहाड़ के कुछ मोड़ काटने के बाद हम एक वादी में आ गए। दूर दरख्तों में साथ साथ 2-3 गांव नजर आए और उनमें से धुआं उठ रहा था। फिजा में बारूद की बू फैली हुई थी। अचानक दूर से धमाके की गूंज सुनाई दी। ये मर्टर तोप के गोले का धमाका था। इसके साथ ही एक जगह से धुआं ऊपर को उठा और लोगों के शोर की आवाज़ें आईं। कमांडर शेरवान ने उस तरफ जीप डाल दिया। मैंने कहा, वहाँ फौज की नफरी ज़्यादा होगी, हमें घात लगानी चाहिए। कमांडर शेरवान ने कहा, तुम देखते जाओ। जीप ऊंचे ऊंचे सफेदे के दरख्तों के पास पहुंची तो वहाँ एक तरफ 3 फौजी गाड़ियां खड़ी थीं। कमांडर शेरवान ने जीप एक चट्टान के पीछे लाकर खड़ी कर दी। हम छलांगे लगाकर नीचे उतरे। कमांडर शेरवान ने दूरबीन लगाकर गांव की तरफ देखा, फिर दूरबीन मुझे दी और कहा, गांव का एक मकान भी नहीं बचा। मैंने देखा कि गांव के तकरीबन सारे मकान जो लकड़ी के थे ढह चुके थे और कुछ मकानों में से धुआं उठ रहा था। 2 फौजी एक तरफ स्टेन गन लिए पोजीशनों में खड़े थे और वक्फे वक्फे से ब्रस्ट फायर कर रहे थे। हमारे कमांडो ने कहा, सर, ये लोग टीले वाली सड़क से वापस कैंप में जाएंगे। हमें वहां सड़क पर पोजीशनें संभाल कर इनका इंतज़ार करना चाहिए ताकि इनमें से एक भी भर्ती फौजी जिंदा वापस न जाने पाए। ये सुनते ही कमांडर शेरवान उठ खड़ा हुआ। ठीक है, चलो ऊपर वाली पहाड़ी सड़क पर। हम सब लोग यानी चारों कमांडर और 4 हुर्रियत पसंद मुजाहिद जीप में बैठे और जीप पहाड़ी रास्ते पर तेजी से पीछे की तरफ दौड़ने लगी। कोई 10 मिनट बाद हम चढ़ाई चढ़कर पहाड़ी टीले पर एक जगह जीप रोक कर उतर पड़े। जीप को सड़क से हटाकर दरख्तों और झाड़ियों में छुपाया। मुजाहिदों ने दस्ती बम, राइफलें और स्टेन गनें उठा लिया। हम कमांडोज ने भी 6-6 दस्ती बम और स्टेन गनें लिया और सड़क के ऊपर पहाड़ी ढलान पर झाड़ियों के पीछे मोर्चे संभाल कर बैठ गया। सड़क की एक जानिब पहाड़ी की ढलान थी, दूसरी जानिब गहरी घाटी थी। हम भारतीय गाड़ियों का इंतजार करने लगे। हमने दूरबीन से गांव के बाहर 2 फौजी ट्रक देखे थे जो ऊपर से खुले थे और उनमें एक एक फौजी मशीन गन लगाए खड़ा था। मैंने अपने मुजाहिदों को हिदायत कर दी थी कि जैसे ही भारतीय फौजी ट्रक सड़क पर हमारी रेंज में है, उन पर दस्ती बमों की बारिश कर देनी है। इसके साथ ही मशीन गनों और राइफलों का फायर खोल देना है। वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजरता मालूम हो रहा था। हम बिखर बिखर कर ढलान के पत्थरों के पीछे पोजीशनें लिए बैठे थे। आखिर हमें दूर से ट्रकों की आवाज़ सुनाई दी। मैंने मुंह से कोयल की आवाज़ निकालकर सबको अलर्ट कर दिया। फिर पहाड़ी मोड़ पर एक भारतीय फौजी ट्रक नमूदार हुआ। उसके पीछे दूसरा ट्रक था। दोनों ट्रक ऊपर से खुले थे। दोनों ट्रकों में भारतीय फौजी बैठे हुए थे। आगे की जानिब एक एक फौजी मशीन गन लगाए खड़ा सामने की तरफ देख रहा था। हम पूरी तरह से अलर्ट हो गए। चढ़ाई पर आकर फौजी ट्रकों की रफ्तार हल्की हो गई थी। ये बात हमारे हक में जाती थी। दोनों ट्रकों के दरमियान 15-20 फुट का फासला था। अगला ट्रक जैसे ही हमारी रेंज में आया, मैंने और कमांडो शेरवान ने एक के बाद दीगरे 3-3 दस्ती बम पिन निकाल कर ट्रक पर फेंके। 6 में से 5 दस्ती बम अगले ट्रक में गिरे और गिरते ही ज़बरदस्त धमाके हुए। मैंने एक भारतीय फौजी को उछलकर सड़क से बाहर गिरते देखा। इस दौरान दूसरे मुजाहिदों ने दूसरे ट्रक पर दस्ती बमों की बारिश कर दिया और साथ ही राइफलों और मशीन गनों का फायर खोल दिया। दोनों ट्रकों में अफरा तफरी मच गई। एक ट्रक में आग लग गई थी। भारतीय फौजियों में से 3 फौजी छलांगे लगाकर बाहर कूदते देखे। इन सब की नफरी 10-11 थी। उनमें 2 ऑफिसर भी थे। उन्होंने भी सड़क पर पोजीशन ले लिया और पहाड़ी ढलान पर जहां हम घात लगाए थे मशीन गन के ब्रस्ट फायर करने लगे, मगर वो पहाड़ी के नशे में थे। हम ऊपर पत्थरों के पीछे छुपे हुए थे। हमने फायरिंग जारी रखी। दस्ती बम भी फेंकते रहे। इतने तेज फायर और दस्ती बमों की बारिश ने भारतीय फौजियों को दूसरी तरफ भागने पर मजबूर कर दिया और सब मारे गए। सिर्फ 3 फौजी जिंदा थे जो सड़क की घाटी की तरफ उतरने की कोशिश करने लगे। ये उनकी नालायकी थी। उन्हें भागना ही था तो सड़क पर पीछे की जाने भागना चाहिए था। इस तरह तो वो बहुत जल्द हमारी रेंज से बाहर हो सकते थे, लेकिन वो घाटी में उतरने लगे। उन्हें घाटी में उतरता देखकर कमांडर शेरवान ने अल्लाह अकबर का नारा बुलंद किया और हम सब घात में से निकलकर नारे लगाते ढलान से उतरकर सड़क पर आ गया और दाएं बाएं स्टेन गनों की बौछारें मारते सड़क के किनारे आ गया।
तीनों भारतीय फौजी नीचे घाटी में झाड़ियों को पकड़कर नीचे उतरने की कोशिश कर रहे थे। उतराई सीधी थी। हमने ऊपर से उन पर फायरिंग शुरू कर दी। देखते ही देखते तीनों भारतीय फौजी हमारी गोलियां खाकर वहीं उलट गए और फिर बेजान पत्थरों की तरह नीचे गहरी खाई में लुढ़कते चले गए। एक ट्रक पहले से जल रहा था, दूसरे ट्रक को आग नहीं लगी थी, लेकिन उसकी बॉडी का पिछला हिस्सा उड़ गया था। हमने उस ट्रक में लगी हुई मशीन गन और 4 राइफलें अपने कब्जे में की और उस ट्रक को भी आग लगा दिया। वहां से हम जीप में बैठकर वापस रवाना हुए। वादी में आकर कमांडर शेरवान जीप से उतर गया। उसने मुझे भी उतार लिया और बाकी मुजाहिदों से कहा, तुम लोग अपने अड्डे पर जाओ, हम गांव पर जाते हैं और देखते हैं कि हमारे कितने भाई शहीद हुए हैं। मुजाहिद जीप लेकर खुफिया पनाहगाह की तरफ है और हम पैदल ही गांव की तरफ चल पड़े। गांव वहां से बमुश्किल 1.5-2 फरलांग पर था। गांव में कोहराम मचा हुआ था। भारतीय फौजियों के मार्टर फायर से सारे मकान मसमार हो गए थे। लकड़ी के मकान थे, कई एक में अभी तक आग लगी हुई थी और देहाती कश्मीरी आग बुझाने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। हमें कोई नहीं जानता था। हम आम कश्मीरी शहरियों के लिबास में थे। एक तरफ 2 बूढ़ी औरतें ज़मीन पर बैठी रोते हुए बैन कर रही थीं। एक बूढ़ा रोते हुए उन्हें चुप कराने की कोशिश कर रहा था। हम उन औरतों के पास जाकर बैठ गए। कमांडर शेरवान कश्मीरी ज़बान में उनसे बातें करने लगा। औरतें और बूढ़ा कश्मीरी उसे अपने ज़बान में कुछ बता रहा था। मैं कश्मीरी ज़बान रवानी से बोल नहीं सकता था, लेकिन समझ लेता था। कश्मीरी औरतों और बूढ़े ने कमांडो शेरवान को बताया कि भारतीय फौजी उनकी जवान बेटी जमीला को उठाकर ले गए हैं। उनके जवान बेटे को शहीद कर दिया गया है। गांव के 15 आदमी शहीद कर दिए गए थे, जिनमें 4 बच्चे और 2 औरतें भी थीं। उन सब की लाशें गांव की मस्जिद के सहन में पड़ी थीं। बूढ़े कश्मीरी ने बताया कि 3 फौजी थे, जिनमें एक कैप्टन फौजी था, वो डोगरा था। उन्होंने उनके जवान बेटे को गोली मारकर शहीद कर दिया और जमीला को सबके सामने घसीटते हुए जीप में डाला और अगवा करके ले गया। उनकी बेटी रोती रही, चीखती रही, मगर वहाँ उनकी फरियाद सुनने वाला कोई न था। गांव के सब जवान शहीद कर दिए गए थे। कमांडर शेरवान ने पूछा कि वो तीनों फौजी किस तरफ गए थे, क्योंकि जिन 2 भारतीय फौजी ट्रकों को हमने तबाह किया था, उनके साथ कोई जीप नहीं थी। बूढ़े कश्मीरी ने एक तरफ इशारा किया और कहा कि इस तरफ गई थी जीप, उधर कोई भारतीय फौजी छावनी होगी। हाय या अल्लाह, हम क्या करें, किसके पास फरियाद लेकर जाएं? कमांडर शेरवान ने बूढ़े कश्मीरी के कंधे पर हाथ रखकर कहा, बाबा तुम्हारी बेटी हमारी बेटी है, कश्मीर की बेटी है। हम जमीला को भारतीय दरिंदों से छुड़ा कर लेंगे और उन तीनों भारतीय फौजियों के सर भी काट कर लेंगे जिन्होंने हमारी बेटी को अगवा किया है। ये कहकर कमांडर शेरवान उठकर मुझे एक तरफ ले गया। कमांडर ने बूढ़े कश्मीरी से बहुत बड़ा वादा कर लिया था। मुझे अच्छी तरह मालूम था कि कमांडर शेरवान एक सच्चा कश्मीरी मुसलमान मुजाहिद है। वो जो वादा करता है उसे पूरा करता है। शेरवान ने मुझसे कहा, मेरा अंदाज़ा है जमीला बेटी को डोगरा फौजी गुलमर्ग रोड की तरफ ले गए हैं। वहाँ एक भारतीय फौजी कैंप है। पहाड़ी नाले के किनारे कुछ फौजियों की बरकें और कुछ फौजी अफसरों के लिए फ्लैट भी बनाए गए हैं। हम जमीला को वहाँ से निकाल कर लेंगे। मैंने कहा, पहले हमें यह तो मालूम होना चाहिए कि वो फौजी किस रेजिमेंट के थे और उनका हुलिया क्या था। शेरवान बोला, बूढ़े ने मुझे बताया है, उनमें एक कैप्टन था, वो डोगरी ज़बान बोलता था और उसके माथे पर सूरज ग्रहण का निशान था। ये निशानियाँ काफ़ी हैं, बाकी हम खुद मालूम कर लेंगे। हमें अभी गुलमर्ग फौजी छावनी की तरफ चलना होगा। वहाँ से हम वापस अपनी खुफिया कमीगाह में आ गए। अपने साथियों को नए मिशन के बारे में बताया। तमाम मुजाहिद हमारे साथ चलने के लिए बेचैन थे, मगर ये बड़ा नाजुक मिशन था। इस मिशन पर हम जुलूस बनाकर नहीं जा सकते थे। यहाँ हमें जोश के साथ होश से भी काम लेना था। कमांडर शेरवान ने साथी मुजाहिदों से कहा, हमें सिर्फ एक और साथी कमांडो की ज़रूरत होगी और कमांडो हाशिम तुम हमारे साथ चलोगे। यह वही कश्मीरी मुजाहिद कमांडो था जो शिव पार्वती मंदिर वाले मुनेशन ज़खीरे के मिशन में हिफाजती छाता मुहैया करने की खातिर हमारे साथ गया था। ये भी दूसरे कश्मीरी मुजाहिदों की तरफ बेहद निडर, दिलेर और समझदार कमांडो था और तकरीबन हर मिशन पर हमारे साथ जाता था।
वो हमारे मिजाज और हमारी हिकमत अमलियों से अच्छी तरह वाकिफ था। कहने लगा, अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं खुश नसीब हूँ कि अपनी बहन को दुश्मनों से छुड़ाने और दुश्मनों को ठिकाने लगाने के लिए आपके साथ जा रहा हूँ। शेरवान ने कहा, हम आधे घंटे बाद अपने मिशन पर निकल रहे हैं। जो तैयारी करनी है कर लो। गुड़ और चनों का थैला साथ रख लेना। दोपहर का खाना हम जंगल में ही खाएंगे। हमने अपना लिबास वही कश्मीरी शहरियों वाला रखा। सिर्फ अपने अपने ऑटोमेटिक पिस्तौलों का नया मैगजीन भर लिया। कमांडो शेरवान ने भी अपना पिस्तौल और कमांडो चाकू कमीज के अंदर छुपा लिया। मुंह हाथ धोया, दो नफल अदा किए, खुदा से अपने मिशन की कामयाबी की दुआ मांगी और फिर हम जीप में बैठकर अपने मिशन पर गुलमर्ग की तरफ जाती रोड की तरफ रवाना हो गया। जीप एक मुजाहिद चला रहा था। उसकी ड्यूटी सिर्फ इतनी थी कि हमें गुलमर्ग रोड पर पहाड़ी नाले वाली भर्ती छावनी या भर्ती फौजी कैंप के पास छोड़े। श्रीनगर से गुलमर्ग की तरफ जाओ तो चढ़ाई शुरू हो जाती है और सर्दी ज़्यादा होने लगती है। यह बाहर का मौसम था, लेकिन गुलमर्ग की जानब श्रीनगर के मुकाबले में ज़्यादा सर्दी पड़ती थी। इसलिए हमने गर्म ऊनी स्वेटर और ऊपर चमड़े की जर्सियाँ पहन रखी थीं। हमें अपने साथ कंबल या बिस्तर वगैरह रखने की ज़रूरत नहीं थी। कमांडो को कमरों और आरामदाह बिस्तरों की ज़रूरत नहीं होती है। वह बर्फानी चोटियों में भी बर्फ़ खोद कर अंदर गड्ढा बनाकर रात गुजार लेता है। उसके लिए गर्म स्वेटर, गर्म जर्सी ही काफ़ी होती है। सड़क पर मामूली सी ट्रैफिक थी। जीप सड़क पर बड़ी रवानी से चली जा रही थी। 1 घंटे बाद हम कश्मीर के हसीन तरीन पहाड़ी इलाके में से गुजर रहे थे। मगर आज कश्मीर का ये जन्नत नज़ीर हुस्न उदास था और उसके हसीन चेहरे से खून बह रहा था और उसके बच्चे अपने वतन की आज़ादी और इस्लाम की जुर्रत की खातिर अपनी जानें कुर्बान कर रहे थे। हमने एक जगह जंगल में बैठकर थोड़े से चने और गुड़ खाया, चश्मे का पानी पिया और दोबारा अपने मिशन की तरफ चल पड़े। मज़ीद 2 घंटे के सफ़र के बाद वो छोटा सा पहाड़ी नाला आ गया जो वादी में एक तरफ ऊंचे पहाड़ों के दरमियान से बहता चला रहा था। ये काफ़ी चौड़ा नाला था और पहाड़ी दरिया लगता था। इसके ऊपर पुल बना हुआ था। ट्रैफिक इस पुल पर से गुजरकर दूसरी तरफ जाती थी। हमारी जीप भी पुल पार करके पहाड़ी नाले के दूसरे किनारे पर आ गई। यहाँ हमें दरिया के किनारे किनारे कुशादा सरसब्ज मैदान में कुछ फौजी बारकें और पहाड़ी ढलान पर कुछ छोटी छोटी क्वार्टरों जैसी कोठियाँ दिखाई दी। कमांडर शेरवान ने कहा, हम टारगेट पर पहुँच गए हैं। अब उसने ड्राइवर मुजाहिद से कहा, दोस्त अब तुम जीप लेकर वापस जाओगे। ठीक है कमांडर। हम जीप से उतर गए और मुजाहिद ड्राइवर जीप लेकर वापस रवाना हो गया। कमांडो ज़्यादा बातें और बहस मुबासा नहीं किया करते। उनके लीडर का ऑर्डर ही उनके लिए काफ़ी होता है। लीडर ने कहा, यह काम करना है। कमांडो ने कहा, यह सर, और वो काम कर डाला। जीप चली गई तो हम तीनों कमांडो यानी मैं, कमांडर शेरवान और कमांडो हाशिम पहाड़ी नाले के साथ साथ ऊपर की तरफ चलने लगे। मैं अब इस पहाड़ी नाले को दरिया नहीं कहूँगा क्योंकि हमारी मैदानी इलाकों में दरिया का तस्वुर वो नहीं होता जो पहाड़ी इलाकों में होता है। हम पहाड़ी नाले के साथ साथ छोटे बड़े पत्थरों के दरमियान चलते उस मकाम पर आ गए जहाँ हमारे बाएं हाथ को ज़मीन ऊंची होनी शुरू हो जाती थी। काफ़ी आगे जाकर 3-4 फौजी बरकें थीं। उनसे आगे 10-12 क्वार्टर नुमा फ्लैट थे। शायद ये फैमिली वाले फौजी अफसरों के लिए बनाए गए थे। फौजी बरकों के आगे खारदार तारों वाली कोई 5 फुट ऊंची दीवार थी। उससे आगे फौजी कैंप था जहाँ फौजी गाड़ियाँ खड़ी थीं और एक जगह क्वार्टर के आगे रेजिमेंट का झंडा लहरा रहा था। हम जब भारतीय फौजी कैंप से भी आगे निकल गए तो मैंने कमांडर शेरवान से पूछा, शेरवान भाई हम कहाँ जा रहे हैं? कमांडर ने कहा, अपने एक हुर्रियत पसंद मुजाहिद के यहाँ जा रहे हैं। कश्मीर का बच्चा बच्चा इस वक्त हुर्रियत के जज्बे से सरशार था। कश्मीर का हर घर हुर्रियत पसंदों की आमाजगाह था। ये कश्मीर के बेटे थे जो मदर वतन की हुर्मत आज़ादी और इस्लाम की सरबुलंदी के लिए काफिर दुश्मन से कश्मीर पर ज़बरदस्ती कब्जा करके बैठी हुई भारतीय फ़ौज से जंग कर रहे थे। उनके वसाइल कम थे जबकि भारतीय फ़ौज तरबियत याफ्ता पेशावर फ़ौज थी और उसके पास जदीद तरीन असलहा था। इसके बावजूद कश्मीरी हुर्रियत पसंदों की जुर्रत और दिलेरी के कारनामों की दूसरे मुल्कों तक धूम मची हुई थी। जिस फौजी को पता चलता था कि उसकी पोस्टिंग कश्मीर में हो रही है उसका चेहरा उतर जाता था, रंग जर्द हो जाता था और उसके घर में मातम की फिजा बन जाती थी।
क्योंकि कश्मीर के वहाँ से भारतीय फौजी का जिंदा वापस आना नामुमकिन होता था। मैंने शेरवान से बिल्कुल ना पूछा कि यहाँ हम जिस मुजाहिद के पास जा रहे हैं उसका नाम क्या है। जब भारतीय फौजी कैंप काफ़ी पीछे रह गया तो हम नाले से हटकर ढलान की वादी में दाखिल हो गए। यहाँ ज़मीन ऊंची नीची और कहीं नशे भी थी, कहीं घाटियाँ थीं, चनार और सफ़ेदे के दरख्त थे, ज़ाफ़रान के छोटे छोटे खेत भी थे। हम सेब और नाशपातियों के बाग में से भी गुजरे। यहाँ कश्मीरी बागबान किसान अपने अपने कामों में लगे थे। ढलान की जानिब ऊंची जगह पर लकड़ी के चंद एक देहाती मकान नजर आए। शेरवान ने कहा, फौजी वहाँ जा रहे हैं। इस दौरान शेरवान ने कमांडो हाशिम को हिदायत की थी कि वो हमसे कुछ फासले पर एक तरफ होकर चलता रहे, ताकि अगर कोई खतरे वाली बात हो तो वो हमें खबरदार कर सके और फायरिंग खोलकर हमारी मदद भी कर सके। जब हम गांव के लकड़ी के पुराने मकानों के इलाके में दाखिल हुए तो कमांडो हाशिम ऊपर से होकर हमारे पास आ गया। उसे मालूम था कि हम किस मुजाहिद के घर जा रहे हैं। गांव के चंद एक मकान थे। मकानों की छतों और सहन में कहीं कहीं शलजम के छिलके और सुर्ख मिर्चें धूप में सुखाने को डाल रखी थीं। यहाँ बादाम और अखरोट के ऊंचे और घने दरख्त थे। हम एक जगह अखरोट के दरख्त के नीचे बैठ गए। शेरवान ने कमांडो हाशिम से कहा, जाकर देखो शाबान घर पर ही है। कमांडो हाशिम लकड़ी के मकानों की तरफ जाती पगडंडी की तरफ हो गया। हम दरख्त की ओट में बैठे थे। अखरोट का दरख्त बहुत गुंजान होता है और उसका तना भी काफ़ी मोटा होता है। हम देख रहे थे कि कमांडो हाशिम एक मकान के अंदर दाखिल हो गया था। थोड़ी देर बाद बाहर निकला तो उसके साथ एक और आदमी भी था।